हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 9th का अपने जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं बेटा, चैप्टर कौन सा कर रहे थे, मैटर इन अवर सराउंडिंग, जो कि चैप्टर 1 है आपका। तो इसके जो टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं वो हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर, इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, व्हाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग एंड द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे और लास्ट क्लास में बाकी हम जितना भी था, आपके जितने टॉपिक्स थे सब कवर अप कर चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद जो आप इफेक्ट आपने जो इससे लास्ट लेक्चर में किया था बेटा, वो क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट आपने किया था कि क्या स्टेट, जो आपके मैटर की स्टेट्स थी, स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता था आपके टेम्परेचर का। तो अब आप आज जो करेंगे वो हम करेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, आपकी प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है बेटा। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब प्रेशर देखो, हमने क्या किया था, पहले हमने किया था टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को राइज कर रहे थे तो वैसे वैसे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस थी पार्टिकल्स के इन बिटवीन, वो इंक्रीज हो रही थी। तो पार्टिकल्स के बिटवीन का जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो क्या पड़ रहा था बेटा, वीक पड़ रहा था, ठीक है। तो स्टेट आपकी क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, सॉलिड टू लिक्विड, ऐसे ही लिक्विड टू गैस में। अब हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। अब आपको प्रेशर पे काम करना है, ठीक है, कि प्रेशर को चेंज करना है। अब सपोज कर लो, अब आपने कोई गैस ली, ठीक है, आपने कोई गैस ली। अब उस गैस में आपको पता है कि पार्टिकल्स कैसे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये आपका कोई गैसियस वो है, काफी आपके जो दूर दूर आपके क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और वी कैन टेक इन दैट शेप, हमारे लिए आसान होगा बताना। ये आपका कोई क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, और उसमें आपके गैसेस के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे प्रेजेंट है। तो अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक पिस्टन अप्लाई किया, ठीक है, पिस्टन अप्लाई किया, जिससे हमने, जैसे आप श्रिंज लेते हो ना एक, वो लेके, ठीक है, कुछ ऐसे पिस्टन अप्लाई किया हमने और इसको प्रेस करना शुरू किया है। यहां से हमने इस पे क्या अप्लाई स्टार्ट कर दिया बेटा, प्रेशर, ठीक है। अब हमने क्या किया, वी आर स्टार्टिंग टू अप्लाई द प्रेशर ऑन दैट कंटेनर, उस कंटेनर में जिसमें गैसेस थी। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे जो आपके पार्टिकल्स होंगे बेटा वो थोड़ा क्लोज आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने थोड़ा सा और प्रेशर इंक्रीज किया, जब और प्रेशर इंक्रीज करोगे तो ये और क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। देखो और क्लोज आ गए। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब ले क्या रहे थे आप, एक इसमें क्या है, हम अगर ऐसे ही प्रेशर को बेटा इंक्रीज करते रहे और टेम्परेचर को थोड़ा सा डिक्रीज करते रहे। टेम्परेचर आपने क्या करना है, देखो प्रेशर को आपने इंक्रीज करना है, प्रेशर आप बढ़ाते रहोगे, टेम्परेचर को आप लो करोगे, ठीक है। एट हाई प्रेशर्स एंड लो टेम्परेचर, ये कंडीशन होती है बेटा, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इससे क्या होता है, कोई भी जो आपकी गैस है, ठीक है, वो किस में कन्वर्ट होती है बेटा, गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब ऐसा होता क्यों है, आपने प्रेशर अप्लाई किया, टेम्परेचर लो किया। देखो पहले तो हम टेम्परेचर का इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ के आए थे कि एज वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिक्रीज करते थे, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती थी ना, जो फुल मोशन में होते थे, वो ऑलरेडी क्या पड़ती रहती थी, लो हो जाती थी। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्लो डाउन हो जाते थे। पार्टिकल जब स्लो डाउन हो जाते थे, जो इतना एनर्जेटिक नहीं है, हम स्लो डाउन हो रहे हैं, तो वो सेटल डाउन हो रहे हैं, ठीक है। सेटल डाउन होंगे तो अब देखो उनकी एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वो क्लोज ज्यादा आएंगे। क्लोज आएंगे तो वो पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे तो वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होते थे, लिक्विड में, ठीक है। अब ये हमने किया था जब टेम्परेचर को हमने डिक्रीज किया। अब आप एक गैस का केस ले रहे हो, उसमें आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और टेम्परेचर को लो कर रहे हो। लो टेम्परेचर अपना वही वर्क करेगा, पार्टिकल्स की एनर्जी को लो करेगा, ठीक है। प्रेशर अप्लाई करना क्या करेगा, आप जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो लो टेम्परेचर्स में, जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं आपके, देखो इनके इन बिटवीन इंटरेक्शन बहुत कम थी क्योंकि दूर थे। अब इसके केस में पार्टिकल्स थोड़े क्लोज आए तो इंटरेक्शन ज्यादा हुई, और क्लोज आए इस केस में। तो आप ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे और टेम्परेचर को लो करोगे तो पार्टिकल्स जो हैं बेटा वो ज्यादा क्लोज आएंगे। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन दिस पार्टिकल्स डिक्रीज्ड, ठीक है। कहां तक डिक्रीज हो जाएगा, सो दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स इंक्रीज्ड। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही इंक्रीज हो गया, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया इसका, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
बढ़ गया। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या हुआ, अब पार्टिकल्स कंबाइन करेंगे और कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ठीक है, तो टू कन्वर्ट अ गैस फ्रॉम अ गैसियस स्टेट टू अ लिक्विड, ठीक है, या टू कन्वर्ट अ गैस टू अ लिक्विड स्टेट, what are the conditions? The conditions are we have to increase the pressure and decrease the temperature. ठीक है, क्या कंडीशंस होती है हमारे पास, प्रेशर को इंक्रीज करना और टेम्परेचर को डिक्रीज करना, ये हमारी कंडीशंस होती है। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं प्रेशर को, पार्टिकल्स को क्लोज लेके आ रहे हैं और क्लोज लेकर आ रहे हैं, और जैसे ही पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज आएंगे तो क्या होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स इंक्रीज एंड द टेम्परेचर का क्या काम हो रहा है, जो हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, दे स्लो डाउन द पार्टिकल्स, जो उनकी मूवमेंट है, दे स्लो डाउन द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स सो दैट देयर काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। अब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड दे कंबाइन, और आप बोलो कि पार्टिकल्स क्या हो गए, एक दूसरे पे कंबाइन हो गए, कंबाइन होके वो क्या बना रहे हैं, अब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है बेटा, गैसेस को लिक्विफाई करना, ये हमारा क्या होता है, एक मेथड। अच्छा अब देखो, अगर हमने कोई गैस आपकी कौन सी ली है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस गैस में आपने लिया था कि हम इस गैस को क्या बोलते थे बेटा, और हमने इसको क्या नाम दिया था, अगर ये आपकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती थी तो हम इसे क्या बोलते थे, ड्राई आइस, ड्राई आइस भी बोलते थे, है ना। क्यों, वाई क्यों बोलते थे, क्योंकि जो आपकी सॉलिड CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करने पे वो क्या हो जाता था, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होती थी, है ना, विदाउट इंटरवेनिंग लिक्विड मीडियम। यही भी पढ़ा था हमने अपने लास्ट लेक्चर में, यही किया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ड्राई आइस होती है आपकी, अगर हम टेम्परेचर को हल्का सा राइज करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें करना वही है, प्रेशर इंक्रीज करना है। आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को लो रखोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। आपने फर्दर प्रेशर को इंक्रीज किया, इतना इंक्रीज किया कि नाउ द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड स्टिक टू ईच अदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इफेक्ट है, प्रेशर का इफेक्ट है कि हाउ इफ यू अप्लाई द प्रेशर। अच्छा देखो, टेम्परेचर्स की भी कंडीशन होती है। जो आपके पास ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, अमोनिया भी है एक गैस आपके पास ऐसी, ठीक है, तो अमोनिया भी ऐसी गैस है बेटा, इसको भी क्या है, अमोनिया हो गई, CO2 हो गई, और ये सल्फर डाइऑक्साइड होगी। ये आपकी गैसेस क्या होती है, रूम टेम्परेचर में ही, जो रूम टेम्परेचर है हमारा उतना ही टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होता है। जैसे हम डिक्रीज कर रहे हैं ना प्रेशर को, तो डिक्रीज कितना करना पड़ेगा, एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में इफ वी अप्लाई प्रेशर ऑन दीज गैसेस देन दे आर एबल टू कन्वर्ट इन लिक्विड, ठीक है, एंड CO2 और ऑल्सो इन सॉलिड। जो CO2 है आपकी वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या था बेटा, फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर को जब हम चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है किसी भी मैटर की स्टेट में। ठीक है, मोस्टली गैसेस में, गैसेस के केस में ही आप प्रेस कर सकते हो। आप पढ़ते हो कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, कि सॉलिड्स तो कंप्रेसिबल नहीं होते, ऑल्सो लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ गैसेस का ही जो केस होता है वही स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, प्रेशर के केस में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होती है, इवेपोरेशन क्या है, और जो अभी हम लास्ट में पढ़ के आए थे जो कि था आपका वेपराइजेशन, ठीक है, उसमें और इवेपोरेशन में क्या फर्क है। ठीक है, अब आपके पास है इवेपोरेशन। अब देखो, इवेपोरेशन में और उसमें वेपराइजेशन में एक ये फर्क है बेटा, वेपराइजेशन कब होती थी, वेपर्स या स्टीम में कन्वर्ट कब होता था लिक्विड, जब हम लिक्विड को हीट करते थे। कब तक हीट करते थे, बॉइलिंग पॉइंट तक। ठीक है, व्हेन अ लिक्विड और अ वाटर, जो भी हमने वाटर लिया, रीचेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट देन इट स्टार्ट्स वेपराइज, मतलब तब उसके वेपर या उसके जो स्टीम थी तब बनने लग जाती थी, जब हम कहां तक उसको हीट करते थे बेटा, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। और बॉइलिंग पॉइंट कितना था वाटर का, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। यहां तक जब रीच करता था तब आपका जो पानी था बेटा वो बॉयल होके वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इवेपोरेशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पे नहीं होगी। इवेपोरेशन में क्या होगा, व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स। ठीक है, कन्वर्ट इनटू वेपर्स, कब कन्वर्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट तक जाएगा, नो,
ठीक है, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट से जो भी यहां पर कंडीशन ये है बेटा, जो भी आपका टेम्परेचर होगा ना वो लेस होगा किससे, बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, इवेपोरेशन में एक कंडीशन होती है कि जब भी आपका कोई लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो, ठीक है, किसके नीचे रहना चाहिए टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो टेम्परेचर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, ठीक है, व्हेन अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, ठीक है, कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, देखो वेपर्स पे कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, कब हो रही है, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, द कंडीशन इज दैट द टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन देयर बॉइलिंग पॉइंट, एट एनी टेम्परेचर लेस देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका है इवेपोरेशन। अब देखो इवेपोरेशन में और उसमें डिफरेंस मिल गया ना आपको, क्या था आपका बॉइलिंग, क्या था यहाँ आपका सिंपल वेपर्स बनना, स्टीम बनना, क्या था वहां पे आप पानी को बॉयल करते थे अप टू द बॉइलिंग, पूरा बॉयल करते थे, बॉयल वाटर होता ही 100 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट तक जब आप उसको हीट करते थे तब उसके वेपर्स बनने स्टार्ट होते थे, वो आपका जो प्रोसेस था दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, अब इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन इसका मतलब एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो कि इट इज अ नेचुरल फिनोमिना। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि आप सभी रीड करके आए हो, ठीक है, आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है कि हाउ अब रेन कैसे आती है, कैसे जो अपने रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, जो भी वाटर आपके जो भी प्रेजेंट है वाटर बॉडीज, तो उनमें इवेपोरेशन नेचुरली होती है। ठीक है बेटा, और हम पढ़ते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, तो इवेपोरेशन का रेट किस पे डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इवेपोरेशन आपकी क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरली होती है। ठीक है, अब जो सन है, सन की जो हीट होती है उससे भी इवेपोरेशन होती जा रही है। ठीक है, अब वो बॉइलिंग पॉइंट तक तो नहीं रीच करता, लेक का, रिवर का जो भी वाटर है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे ही टेम्परेचर में वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, हाँ जी, तो अब इवेपोरेशन का कॉज क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब कॉज ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हो रही है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका, बॉइलिंग पॉइंट से पहले के ही टेम्परेचर में, किसी भी टेम्परेचर में, एनी टेम्परेचर, जो धीरे धीरे आपका वाटर क्या हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। कॉज क्या है इवेपोरेशन का, ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन। अब देखो आपके पास क्या है, आपने कोई भी लिक्विड ये लिया, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये रैंडमली किसमें है, जिगजैग मोशन में, ये हम पढ़ कर आए थे। ठीक है, ये जिगजैग मोशन में है। अब ये जिगजैग मोशन में है तो दैट मीन्स जब ये मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से कोलाइड भी कर रहे होंगे, रैंडमली मूव कर रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं ना, ये इसकी डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन आप लगा लो, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली इनकी मूवमेंट हो रही है। अब ये जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपस में कोलिजन्स भी हो रही होंगी। ठीक है, जब ये कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, तो जिस एनर्जी से जो मूव कर रहा था, किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, किसी की कम थी, तो रैंडमली सबकी जो एनर्जीज है वो अलग अलग है। अब जैसे ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल आगे इस पार्टिकल पे कोलाइड हुआ ये पार्टिकल इस पे, ये वाला पार्टिकल जब इस पे कोलाइड हुआ तो क्या हुआ, इसने जो अपनी एनर्जी थी वो आगे वाले को ट्रांसफर कर दी। ये काइनेटिक एनर्जी स्पीड से चल रहा था, जैसे ही इसकी कोलिजन हुई इसने आगे वाले को ट्रांसफर कर दी। अब ये ज्यादा फास्ट हो गया, इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, दैट मीन्स पूरे पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे इसके वाटर बॉडी के अंदर तो सबकी एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है, कोई फास्ट, कोई स्लो, किसी की लेस। अब देखो जो पार्टिकल्स की एनर्जी लेस होती है वो पार्टिकल्स ये यहाँ नीचे सरफेस के क्लोज होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, लेस है। अब जो जिसकी एनर्जी भी आपकी लेस होगी, स्टेबिलिटी थोड़ी लगा लो आप ज्यादा, तो वो पार्टिकल्स नीचे होंगे। ठीक है, वो उनको जैसे लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स आते रहेंगे ना, या लो एनर्जी वाले पार्टिकल्स को हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ धकेलते जा रहे हैं। ठीक है, वो नीचे हैं। अब जो इंटरमीडिएट फॉर्म में है आपके, जिनकी इंटरमीडिएट आपकी क्या है, एनर्जी है, ठीक है,
बिल्कुल लो से थोड़ी सी इंटरमीडिएट एनर्जी है, वो बीच में है। जिन पार्टिकल्स की एनर्जी मैक्सिमम होगी वो कहां चले जाएंगे, सरफेस में, वो सरफेस में चले जाएंगे। यहां जिन पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, अब वो एनर्जी ज्यादा है तो वो सरफेस में चले गए। जब वो सरफेस में चले गए, अब उन्होंने क्या किया बेटा, अब उन्होंने थोड़ी सी एनर्जी गेन की, ठीक है, सरफेस से थोड़ी एनर्जी गेन की, यहाँ एटमोस्फेयर से, सराउंडिंग से थोड़ी सी एनर्जी गेन की। थोड़ी सी एनर्जी दैट मीन जो हम बोल रहे हैं ना, एट एनी टेम्परेचर, थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी, वो एनर्जी गेन की, और ये जो सरफेस के पार्टिकल्स थे ये क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए। ठीक है, सरफेस के पार्टिकल्स क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए, जिनकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, जो जिनकी एनर्जी क्या थी, यहाँ पे मैक्सिमम थी। जिनकी एनर्जी लो थी बिल्कुल, वो कहाँ पे है, नीचे। यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पे लो एनर्जी के आपके पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे आपकी इंटरमीडिएट, जो भी मतलब मिडल में है, ना ज्यादा बहुत ज्यादा एनर्जी है, ना जिनकी बहुत कम है। इंटरमीडिएट जिनकी एनर्जी है वो यहाँ मिडल में लाई करते हैं। और जो ये अपर सरफेस है, जहां सरफेस में पार्टिकल्स कब आएंगे सरफेस में, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो सरफेस में आ गए। अब वो थोड़ी सी सराउंडिंग से ही थोड़ी सी हीट को गेन करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे। क्यों गेन कर रहे हैं, सो दैट दे एस्केप, ये सरफेस को वो क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। थोड़ी सी एनर्जी उन्होंने सराउंडिंग से गेन की और एस्केप कर गए, और एस्केप करके क्या हुआ बेटा, इवेपोरेशन। ठीक है, वेपर्स में वो कन्वर्ट हो गए। तो ये इनका क्या होता है, दिस इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन, कि इवेपोरेशन का कॉज क्या है। ठीक है, तो अब इवेपोरेशन का कॉज आपने पढ़ लिया। अब फैक्टर्स क्या होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन पर, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं आपके अफेक्ट करते हैं, बताओ। अब सबसे पहले तो आपने इस कॉज में देखा कि सरफेस के जो पार्टिकल्स थे, जो मैंने बोला सरफेस के जो पार्टिकल्स थे जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, वो एस्केप हुए। दैट मीन्स अंदर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने कोई पार्टिसिपेशन किया, नो, इन पार्टिकल्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, सिर्फ किसका था, सरफेस के पार्टिकल्स का। आप ऑब्जर्व करना, कभी एक ग्लास में वाटर लेना, एक ग्लास में लेना वाटर, और एक देखो टेबल पे पूरा अगर पोर हो गया है, वाटर फैल गया है, या फ्लोर पे फैल गया है, तो ये है। दोनों केसेस को ऑब्जर्व करना कि इवेपोरेशन का जो रेट है वो किस में ज्यादा है, कौन सा पानी जल्दी सूखेगा, ये ग्लास का पानी जल्दी आपका ड्राई हो जाएगा, या जो सरफेस पे बिल्कुल फैला हुआ है, जो सरफेस वाला है, ये जो है पानी बेटा, ये आपका जल्दी ड्राई होगा। वाई, क्यों होगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। और हमने देखा यहाँ पे जो आपका इवेपोरेशन है ये एक सरफेस का फिनोमिना है, सरफेस का प्रोसेस है। सिर्फ सरफेस के जो आपके पार्टिकल्स हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो आपके इंटरमीडिएट है या जो आपके लो एनर्जी है वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट अ बल्क फिनोमिना, इट इज ओनली अ सरफेस फिनोमिना। बॉडीली पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, सिर्फ सरफेस का हो रहा है। तो जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, इवेपोरेशन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज। दैट मीन्स रेट जो है आपका इवेपोरेशन का, दैट इज किसके प्रोपोर्शनल हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सरफेस एरिया। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ज्यादा इवेपोरेशन होगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा, इसका कम था, इसका सरफेस एरिया देखो ये है, इसका सरफेस एरिया ये है, तो दैट मीन्स इसमें आपकी ज्यादा होगी इवेपोरेशन, इसमें आपकी लेस होगी। ठीक है बेटा, तो ये है आपका फर्स्ट फैक्टर जो कि है रेट ऑफ इवेपोरेशन वर्सेस सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर है आपका नेचर। किसका नेचर, लिक्विड का। कौन सा लिक्विड आपने लिया है उसके नेचर पे कैसे इफेक्ट करेगा, हाउ। अब लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, डिपेंड क्या करता है किसकी लिक्विड जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके इन बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कितने वीक हैं, कितने स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखो एक आपका लिक्विड होगा वाटर, उसके पार्टिकल्स के इन बिटवीन जो है आपका कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, सेकेंड आप ले लो ग्लिसरीन ले लो, कुछ अदर चीज ले लो। ठीक है, अब उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरमीडिएट कितना अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अब जो देखो आपके वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके इन बिटवीन जो अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो अट्रैक्टिव फोर्स उसके ग्लिसरीन के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो, नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा, आप क्या लिखोगे, दोज लिक्विड्स विच हैविंग
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दोज लिक्विड्स विच हैविंग हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, देयर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, सॉरी लेस, नॉट हाई, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लेस। देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, पार्टिकल्स बाइंड करके रखें एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। अब आपको पता है इवेपोरेशन तो आपका क्या है, बॉइलिंग से नीचे के टेम्परेचर में, जो एनी टेम्परेचर में अपने आप होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स के इन बिटवीन जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसको हीट भी तो ज्यादा चाहिए होगी ना, ये जो एस्केप करने के लिए, ठीक है, किसको, पार्टिकल्स को। लेकिन दूसरी तरफ जो आपका लिक्विड वाटर है, वहां पे अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है अदर किसी लिक्विड के कंपैरिजन में, तो जब ऑलरेडी उनके इन बिटवीन पार्टिकल्स के इन बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो वो उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उनकी। अब इसमें मूवमेंट भी उतनी कम होगी ना, जो अदर लिक्विड है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका हाई है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट कम है, मूवमेंट कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो हाई एनर्जी वाले अबव कैसे आएंगे, ठीक है। इसके कंपैरिजन में जो आपका लिक्विड वाटर हमने लिया है, तो वाटर में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी अदर लिक्विड से लेस है तो वो मूवमेंट भी कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वो सरफेस तक भी रीच कर रहे हैं और सरफेस से थोड़ी एनर्जी गेन करके वो एस्केप हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तो कैसे डिपेंड करेगा लिक्विड के नेचर में, उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है, कि कितना है उसका। अच्छा नेक्स्ट आपका आ गया टेम्परेचर पे। अब टेम्परेचर का तो डायरेक्ट आपको पता है इफेक्ट, टेम्परेचर का डायरेक्ट, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस दिन उतना ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा, जितनी तेज धूप होगी उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। यह आपका टेम्परेचर पे इफेक्ट है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतने ज्यादा ही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, कि जितनी ज्यादा तेज धूप होती है तो उतना ही ज्यादा आपको पता है ड्राई होता है जल्दी, तो इवेपोरेशन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। अच्छा अब ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होगा, ह्यूमिडिटी जैसे आजकल जैसे बारिश के जो मौसम होते हैं बेटा, उसमें ह्यूमिडिटी जो प्रेजेंट होती है ऑलरेडी, जो आपको लगता है ना चिपचिपापन ऑलरेडी, तो वो किसके कारण लगता है, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या है, जो एयर के पार्टिकल्स हैं उसमें ऑलरेडी वाटर के कुछ वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर की कुछ अमाउंट प्रेजेंट होती है, ठीक है, ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है। अब वो ऑलरेडी एयर के जो पार्टिकल्स हैं होल्ड किया हुआ है उन्होंने कुछ वाटर वेपर्स को। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन हो रही है तो देयर इज अ लिमिट है ना, कि एयर का मॉलिक्यूल, एक एयर का मॉलिक्यूल कितना वाटर को अपने ऊपर क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। एयर मॉलिक्यूल जो है वो कितना वाटर का, जो आपका कितना वाटर वेपर्स को जो है वो होल्ड कर सकता है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी की भी एक लिमिट होगी। तो ऑलरेडी अगर एयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं तो वो और कितने होल्ड कर सकता है, देयर इज अ लिमिट फॉर दिस। अगर लिमिट है तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन उसके कारण क्या हो गया, ऑलरेडी आपकी एयर जो है वो हैवी है, एयर मॉलिक्यूल्स में जो आपके वाटर वेपर्स हैं वो पहले से प्रेजेंट है, ऑलरेडी हैवी है, तो वो इवेपोरेशन को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि उसकी इतनी होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी, सबकी एक लिमिट में होती है एयर मॉलिक्यूल्स की भी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी के साथ अब यही रीजन है कि जब आप बोलते हो कि जो आपका ये बरसातों के मौसम होते हैं इसमें वाई जो आपके क्लोथ्स हैं वो इतनी जल्दी क्यों नहीं सूखते, यही कारण है, क्योंकि एयर में ऑलरेडी ह्यूमिड के पार्टिकल्स जो हैं आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है और जो इवेपोरेशन का रेट होगा फिर वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, इसीलिए आपके जो क्लोथ होते हैं वो भी ड्राई नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका आ गया ह्यूमिडिटी का फैक्टर। अच्छा ह्यूमिडिटी के फैक्टर के अलावा और एक फैक्टर आ सकता है विंड। अब ये आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जिस दिन हवा चल रही होती है, विंड चल रही होती है, एकदम हवा चल रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके कपड़े क्या होते हैं, जल्दी ड्राई होते हैं ना, क्लोथ्स आपके ड्राई होते हैं जल्दी, ठीक है। किस दिन, जिस दिन हवा चल रही होती है, विंड चल रही होती है, ठीक है। व्हाई, बिकॉज विंड जब देखो चलेगी तो क्या होगा, कपड़े आपके क्या हो रहे हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे विंड ब्लो करेगी वैसे वैसे आपके जो क्लोथ होंगे वो क्या होंगे बेटा, जल्दी ड्राई होंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विंड के साथ क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, विंड की स्पीड इंक्रीज है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके फैक्टर्स थे कि इवेपोरेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं रेट को, इवेपोरेशन के रेट को। नेक्स्ट आपका इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब देखो कूलिंग तो इवेपोरेशन करेगा ही करेगा, क्यों करेगा,
जो आपको मैंने कॉज अभी क्लियर किया ना इवेपोरेशन का, कि व्हाट इज द कॉज ऑफ इवेपोरेशन, उसी को थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। ये था आपका सरफेस के जो पार्टिकल्स, जब मैंने बोला ये जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है उनको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है, वो सराउंडिंग से थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं, हीट गेन करते हैं और एस्केप हो जाते हैं, है ना। अब जिससे उसने हीट गेन कर ली ये सराउंडिंग, तो वो सराउंडिंग क्या हो गया बेटा, कूल ही तो हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे जैसे हमें क्या होता है, पर्सपिरेशन होता है, पसीना होता है हमें, ठीक है। तो अब आपको पसीना आया हाथ में, तो क्या हुआ, जब आप हवा में जाते हो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल कूल ठंडा ठंडा लगता है ना। क्यों लगता है, वाई, जो आपका जब आपको पसीना आ रखा होता है, तो जैसे ही वो बेटा स्वेट जो आपका होता है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, तो इवेपोरेट होने के लिए उसे क्या चाहिए होती है, थोड़ी सी हीट एनर्जी, हीट एनर्जी चाहिए होती है। और वो हीट एनर्जी कहाँ से लेता है, हमारी स्किन से, ठीक है। वो हीट एनर्जी उसको कहां से मिलेगी, उसको एस्केप होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, हीट, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है हमारे स्किन से हीट एब्जॉर्ब करेगा और खुद क्या हो जाएगा, एस्केप, खुद एस्केप हो गया। पीछे से हमें क्या लगेगा, कूलिंग इफेक्ट, थोड़ा ठंडा लगता है, ठीक है। यही रीजन है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का, जो क्वेश्चंस जैसे आपका है कि हम अर्थन पॉट में वाटर क्यों रखते हैं, वाटर को अर्थन पॉट में रखते हैं तो वो ठंडा कैसे हो जाता है। अब अगर अर्थन पॉट की भी आप बात करो तो उसके केस में भी क्या होगा, जो आपका ये वाटर प्रेजेंट है इनसाइड, ठीक है, क्योंकि ये आपका किसका होता है, अर्थन पॉट, मिट्टी का घड़ा, तो इसमें क्या होगा बेटा, पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उन पोर्स से बाहर पानी आ जाता है, ठीक है। जो ये पानी इस पे जो बाहर आपको दिखेगा ना, इसके ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती हैं। अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं इन्हें इवेपोरेट होके एस्केप होना है, बट इनको कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये क्या करेंगे, वो एनर्जी ये कहाँ से लेते हैं, हीट एनर्जी, जो वाटर के इनसाइड हीट प्रेजेंट होगी उसको गेन करेंगे, ठीक है, उस हीट एनर्जी को ये गेन करते हैं और एस्केप हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, एस्केप हो जाएंगे। हीट कहाँ से गेन कर रहे हैं, वाटर प्रेजेंट इनसाइड द अर्थन पॉट, ठीक है, एंड दे क्या करेंगे, दे एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी फ्रॉम द वाटर इनसाइड द अर्थन पॉट एंड एस्केप हो गए। अब ये एस्केप हो गए, पीछे से वाटर क्या हो गया, जब वाटर से उन्होंने हीट गेन कर लिया तो अंदर वाटर क्या हो जाएगा बेटा, कूल, ठीक है। यही यहाँ पे इसका रीजन भी होगा अर्थन पॉट का। फिर आपको एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो आपका एक ड्राई समर डे होता है उसमें जो आपके कूलर के जो कूलिंग पैड होते हैं वो कैसे ठंडा करते हैं, ठीक है, जो उस दिन मतलब ज्यादा आपको ठंडी हवा क्यों आती है, तो यही रीजन है, उसके पीछे भी सेम यही रीजन है, ठीक है। एक ही रीजन से आपके काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बन के आते हैं, तो वहां पे आप यही रीजन लिखोगे कि जब भी आपका क्या है, कोई भी इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो वो जो पार्टिकल्स को एस्केप करना है, जिन्हें दे एक्वायर सम हीट एनर्जी एंड दे गेन दैट हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग से लेंगे, स्किन पे है तो स्किन से लेंगे, ठीक है। अब जैसे एसीटोन है, एसीटोन को भी हम अपनी पाम में रखें तो उसका जो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट बहुत लेस है, तो वो क्या होगा, एसीटोन को जैसे ही हम रखते हैं तो वो उड़ जाता है, जब उड़ता है तो हमें बिल्कुल कूल डाउन, जैसे हमारा जो होता है नेल पेंट रिमूवर होता है जो, ठीक है, तो उसको हम हाथ में रखें तो क्या होता है, जब एस्केप होता है तो उसके बाद हमें बहुत ठंडा ठंडा लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स थे उसने क्या किया, उसने एस्केप होने के लिए हमारे हैंड की जो भी हमारी स्किन की जो क्या थी हीट थी उसको गेन किया और वो एस्केप हो गया, और जो हमारा पाम है वो हमें कैसे लगा, बिल्कुल कूल लगा, ठीक है। तो ये आपका कूलिंग का इफेक्ट है, वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब आपने लिखना है डिफरेंस, लास्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। तो ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब लास्ट में हमने कि बॉइलिंग क्या था तो इवेपोरेशन क्या था, ठीक है। इवेपोरेशन और बॉइलिंग में आप एक तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप इसकी डेफिनेशंस को ही लिख सकते हो। आपको पता है बॉइलिंग क्या होती है, जब हम किसी भी लिक्विड को जब क्या करते हो, हिट करते हो, कब तक हिट करते हो, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक हिट करते हो, उसको हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग ऑफ वाटर, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एनी लिक्विड और बॉइलिंग ऑफ वाटर। अगर वाटर की ले रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगी। बॉइलिंग किस पे होती है, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, पर्टिकुलर टेम्परेचर में होता है, इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग। इवेपोरेशन एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर में इवेपोरेशन आपकी हो सकती है, लेस देन होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट से। नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप नेचुरल बोल सकते हो, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, नेचर पे आप देखते हो इवेपोरेशन को,
ठीक है, ये आप इसके पॉइंट लिख सकते हो। और इसका जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, ठीक है। देखो, एक तो आप इसको लिख सकते हो कि ये जो है आपका बॉइलिंग, इट इज अ बल्क फिनोमिना, ठीक है, ये एक बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना मतलब होता है जब आप बॉइलिंग करते हो, बॉइलिंग होती है तो जितने भी आपके पार्टिकल्स होते हैं, वेदर दे आर इन द लोअर प्लेस, अपर, मिडल प्लेस और अपर, पूरा का पूरा जो आपका लिक्विड है, होल बॉडी टेक पार्ट इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो बॉइलिंग का प्रोसेस है, इसमें सारी बॉडीली मूवमेंट होती है। आपने देखा होगा जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है तो ऐसे बॉयल होना स्टार्ट होता है सारा, तो इट इज बल्क फिनोमिना, ठीक है। थ्रू आउट द बॉडी पार्टिसिपेट करती है बॉइलिंग के प्रोसेस में। इवेपोरेशन का आपने जैसे पढ़ा ही था, इट इज अ सरफेस फिनोमिना, ये सरफेस फिनोमिना होता है। यहां पे कौन पार्टिसिपेट करता है, सिर्फ सरफेस। आपके लिक्विड के अंदर आपको पता है पार्टिकल्स जो प्रेजेंट थे, नीचे लो एनर्जी के थे, इंटरमीडिएट एनर्जी के थे, जो अपर सरफेस में हाई एनर्जी के जो पार्टिकल्स थे, सिर्फ वही एस्केप हुए, है ना। अब जो ये नीचे के पार्टिकल्स हैं वो कब आएंगे, जब वो, उनकी इवेपोरेशन कब होगी, जब वो सरफेस के कांटेक्ट में आ जाएंगे। व्हेन दे एक्वायर इनफ एनर्जी, वो एनर्जी गेन कर लेंगे इतनी कि वो सरफेस तक आ जाएं, फिर वो सरफेस से आगे हीट थोड़ी सी गेन करेंगे और उनकी इवेपोरेशन होगी। लेकिन ये कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सरफेस के पार्टिकल्स, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज सरफेस फिनोमिना, ठीक है। ये एक सरफेस फिनोमिना आपका होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका बॉइलिंग में आप और क्या बोल सकते हो कि जो बॉइलिंग है आपका, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे कूलिंग नहीं होती, ठीक है, देयर इज नो कूलिंग। अभी हमने पढ़ा ना, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, बट ऐसा कोई कूलिंग इफेक्ट बॉइलिंग में नहीं होता, ठीक है। आप लिख सकते हो नो कूलिंग इफेक्ट, देयर इज नो कूलिंग इफेक्ट इन बॉइलिंग प्रोसेस, एंड इधर आप लिख सकते हो इवेपोरेशन कॉज्ड कूलिंग, ठीक है, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नाउ फोर्थ आपका लास्ट पॉइंट है बॉइलिंग का, रैपिड है, इट इज अ रैपिड, ये रैपिड होता है। क्यों, आप बॉयल कर रहे हो, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, फटाफट इवेपोरेशन, जो आपकी वेपराइजेशन है वो हो रही है, तो इट इज अ रैपिड फिनोमिना। और एज वी नो कि आपका जो है इवेपोरेशन, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस है, एक बॉइलिंग पॉइंट तक रीच नहीं करता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है। सो इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये आपका स्लो प्रोसेस है, इट इज नॉट अ योर रैपिड प्रोसेस, ठीक है, ये रैपिड प्रोसेस नहीं है। तो ये आपके डिफरेंस हैं बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में, ठीक है। ये 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, फिक्स होता है टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बल्क फिनोमिना, सारी बॉडी पार्टिसिपेशन हो रही है, ऑल द पार्टिकल्स टेकिंग पार्ट इन द बॉइलिंग प्रोसेस, only surface particles taking part in the evaporation, ठीक है। surface particles, those particles which acquire some energy, ठीक है, only that particle take participation in the evaporation. No cooling is produced in the case of boiling, but in evaporation cooling is produced, evaporation caused cooling, okay। rapid phenomena है जो आपका boiling है, और जो evaporation है वो आपका बेटा slow process है, ठीक है। तो ये आपका बेटा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।